वेलकम स्टूडेंट्स। मैं एल.के. झा यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन से आरआरबी एनटीपीसी के मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 के डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हूँ। 61 क्वेश्चन है। दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय सार्क देशों का संयुक्त सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो नई दिल्ली में सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। न्यू दिल्ली में दक्षिण एशिया सार्क बैंक की भी स्थापना की गई है। जैसा कि आप जानते हैं सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया और इसकी पहली बैठक जो सम्मेलन हुई वो ढाका में हुआ। सार्क दक्षिण पूर्वी एशिया देशों की एक संगठन है। सार्क दक्षिण एशिया देशों की एक संगठन है जिसमें 8 सदस्य है, जिसमें भारत सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। भारत के अतिरिक्त जो सार्क देश में 8 सदस्य हैं उनका नाम है भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और 8वां देश 2008 के सार्क सम्मेलन के बाद बनाए गए शामिल हुआ वो है अफगानिस्तान। ये सार्क देश की 8 सदस्य देश हैं जिसमें अफगानिस्तान अंतिम सदस्य है। सार्क देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, विकास में जो बाधा है, उसका कारण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंध नहीं होना, क्योंकि सार्क का सबसे महत्वपूर्ण देश भारत है और भारत का पाकिस्तान से बेहतर संबंध नहीं होना सार्क की असफलता का कारण है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद इसाद को इस सार्क संगठन के जनक माना जाता है, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। 62 प्रश्न है। निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर का लक्ष्य पार हो गया? तो हम देखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली, जिसमें 5.6% रखा गया था और 6.8% हुआ। उदारीकरण के बाद पहली पंचवर्षीय योजना जो भारत में लागू की गई, जैसा कि जानते हैं आर्थिक समस्या, राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1990-92 में 2 एक वर्षीय योजना लागू किया गया। फिर 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। ये उदारीकरण भूमंडलीकरण के बाद पहली योजना थी। इसमें 5.6% लक्ष्य निर्धारित की गई थी विकास दर, लेकिन विकास 6.8% रही। 8वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य एवं मानव तकनीकी विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। 63 प्रश्न है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। सारनाथ ये उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के पास। भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति किए तो अपने 5 बिछड़े हुए शिष्य, अपने 5 बिछड़े हुए मित्र को उपदेश देने के लिए सारनाथ गए और सारनाथ में जो बौद्ध धर्म में पहला उपदेश दिया गया उसे बौद्ध धर्म में कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। वे अपने 5 मित्र को यहाँ पहला उपदेश दिए जो इनके शिष्य हो गए। लुम्बिनी वन में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में। बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ बौद्ध वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की उम्र में। कुशीनगर जहाँ 483 BC में महापरिनिर्वाण बुद्ध का हुआ। 64 प्रश्न है। सन 1928 ईस्वी में कलकत्ता अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए तो साहेल सिंह जोश को, साहेल
सिंह जोश को बनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बॉम्बे में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। जैसा कि हम जानते हैं ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए पीसी जोशी बहुत महत्वपूर्ण लीडर हैं, और सुभाष चंद्र बोस भी जमशेदपुर ट्रेड यूनियन लेबर पार्टी से जुड़े हुए रहे, और हमारे बीबी गिरी जो राष्ट्रपति बने वो भी ट्रेड लीडर से जुड़े हुए थे। 65 प्रश्न है, मकर रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं जाती है? तो हम देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली, ये मकर रेखा इन देश से होकर गुजरती है। ये विषुवत रेखा के दक्षिण में पड़ते, विषुवत रेखा उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में पड़ते हैं, जबकि फिलीपींस जो है ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गोलार्ध यदि हम वृत्त खींचें और ये उत्तरी गोलार्ध ये है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो यहाँ पर मकर रेखा होगा 23.1/2 डिग्री पर, और यहाँ कर्क रेखा होगा 23.1/2 डिग्री पर। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो फिलिस्तीन उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए मकर रेखा फिलिस्तीन से होकर नहीं गुजरती है, जबकि दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली से होकर गुजरती है। चिली तटीय देश, दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो तटीय देश है। 66 प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो कोच्चि का जुड़वा शहर एर्नाकुलम को कहा जाता है। एर्नाकुलम को कोच्चि जिसे हम कोचिन के नाम से भी जानते हैं, तो एर्नाकुलम को जो है कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है। एर्नाकुलम जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर केरल के हाई कोर्ट का भी संस्था है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, एर्नाकुलम भारत का पहला जिला रहा जो पूर्ण साक्षर कंप्यूटर में और पूर्ण शिक्षा में भी साक्षरता प्राप्त किया था। इस सिकंदराबाद और हैदराबाद को भी जुड़वा शहर कहा जाता है। ये जुड़वा शहर क्या होता है? जुड़वा शहर का अर्थ होता है कि उसकी भौगोलिक स्थिति के साथ साथ वहाँ की विभिन्न प्रकार की कल्चर और वहाँ की व्यवसाय आदि यदि एक स्थान से दूसरे स्थान की बहुत हद तक मिलती जुलती हो, एक दूसरे पर निर्भर हो, एक दूसरे से बहुत घनिष्ठता से जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम जुड़वा शहर कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि एर्नाकुलम जो काफ़ी कोच्चि के जुड़वा शहर के नाम से केरल में जाना जाता है। कोच्चिन भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह है। भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह कोच्चि है। सड़सठ प्रश्न है कि रुक्मिणी देवी अरुंडले किस कला से संबंधित है? तो आपका इसमें दिए गए विकल्प में शास्त्रीय नृत्य होगा। शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए रुक्मिणी देवी अरुंडले हैं। अब शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से रुक्मिणी देवी अरुंडेल जुड़े हुए हैं, और यह एक संभ्रत परिवार में जन्म ली थी और फिर ब्राह्मण में, और फिर वहाँ से इन्होंने बचपन से ही शास्त्रीय नृत्य में अपनी जो कला का प्रदर्शन की और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। जैसा कि हम जानते हैं शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम जो भारत में शास्त्रीय नृत्य में सबसे पुरानी मानी जाती है, प्राचीन मानी जाती है, और इसका संबंध जो है वह जो है तमिलनाडु से है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। 68 प्रश्न है सिनेप्स। ये सिनेप्स किस आधार पर काम करता है?
तो सिनेप्स में सूचना के रूप में संवहित क्या होता है, तो ये रासायनिक के द्वारा ये संवहित होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिनेप्स जो होता है दो नर्वस सेल के बीच जो जुड़ाव होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, जो आदान प्रदान सूचना का होता है, वह कम्युनिकेशन जो है ये सिनेप्स के द्वारा, सिनेप्स इसी को कहा जाता है। सिनेप्स के द्वारा ही मसल आदि में भी जो है विभिन्न प्रकार की इंडिकेट की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि नर्वस सिस्टम शरीर के सबसे बड़ी जो है सिस्टम है और सबसे नाजुक सिस्टम है और सबसे सूक्ष्म सिस्टम भी है। नर्वस सिस्टम के अध्ययन के लिए न्यूरोलॉजी में हम नर्वस सिस्टम का अध्ययन करते हैं। तो तांत्रिक तंत्र में सिनेप्स जो है वह सूचना का आदान प्रदान रासायनिक के द्वारा प्राप्त करता है। 69 है, किस देश में 1 लाख लोगों ने आनुवांशिक बनावट को संलेखित करने के लिए विश्व के सबसे बड़े मानव सजीन अनुसंधान का लोकार्पण किया है? तो चीन देश के द्वारा इस प्रकार का सजीन का अर्थ होता है जीनोम का अर्थ होता है समान संरचना वाला जीन। जीनोम का अर्थ होता है समान संरचना वाला जीन। इसके द्वारा मानव या जिस जीव पर भी ये परीक्षण होती है उसके उद्भव, विकास और उनकी संभावनाओं को तलाशा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं एक जीनोम प्रोजेक्ट आया। जीनोम प्रोजेक्ट ने यह प्रमाणित कर दिया कि मानव कोई भी हो, सभी मानव के जीन जो है प्रायः एक ही तरह का है। यदि उसमें मामूली डिविएशन देखा जाता है, डिफरेंस देखा जाता है, तो वह जो है उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण हो सकता है। मामूली परिवर्तन होता है, म्यूटेशन के कारण हो सकता है। 99.99% व्यक्तियों में जीन में कोई वेरिएशन नहीं पाया जाता है, चाहे वह व्यक्ति जंगल में रहता हो, असभ्य बर्बर जीवन जीता हो, चाहे वह शहर या गांव में रहता हो और सभ्य जीवन जीता हो। यदि उसमें इस तरह की स्किल में या रहन सहन में कमी है तो उसका मुख्य कारण है उसका पर्यावरण, उसका इन्वायरमेंट। इसलिए हम यह जीनोम प्रोजेक्ट जो नस्लवाद जैसी बात है कि जो जिससे हम नीच ऊंच की भावना रखते हैं वह पूरी तरह से खारिज हो जाती है। बायोलॉजिकल टर्म जो हमारे शरीर में है वह भी इसी बात को इंगित करता है। 70 प्रश्न है, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। तो हम म्यांमार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखेंगे, 5 देशों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि म्यांमार का भारत के साथ भी सीमा है। भारत के सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र जो इसका है वह है पटकोई अराकोना। ये पहाड़ है पटकोई जो हिमालय के पूर्वी क्षेत्र का अंतिम बिंदु के पास है, जिससे म्यांमार जुड़ता है। म्यांमार से भारत का स्थल और जल सीमा भी जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है बांग्लादेश से भी म्यांमार का जुड़ाव है। लाओस चीन से भी बर्मा देश का जुड़ाव है। बर्मा का जो नया नाम है वो म्यांमार है, पुराना नाम जो है बर्मा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश काल में भारत और बर्मा का जो प्रशासन था वो एक कर दिया गया था। ब्रिटिश ने बर्मा पर भी अधिकार कर लिया था। 1935 के एक्ट के द्वारा बर्मा का प्रशासन भारत के प्रशासन से अलग किया गया। आपको 71 प्रश्न है कि क और ख है, इस दोनों को मिलान करना है कि दिए हुए इनके एक में दूसरे में इनकी जो है रासायनिक सूत्र दिया गया है। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड पहला है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र होगा H2S। दूसरा है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का
सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होगा NaNO3। तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। और चौथा है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CaOH2। तो इस स्थिति में जब हम देखेंगे तो इनसे मिलान करना होगा H2O। तो H2O जो है H2O इस आता है सोडियम, A इसका आंसर हो जाएगा। A आपका जो प्रश्न है ये रासायनिक सूत्र है और रासायनिक यौगिक के नाम दिए हुए हैं, तो इसका आंसर A होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड का H2O, सोडियम नाइट्राइड का NaNO3, कैल्शियम ऑक्साइड का CaS और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2। सेवेंटी 72 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो दिया है कि क्षार स्पर्श में साबुन की तरह होता है, सही है। क्षार OH माइनस आयन देती है, ये भी सही है। धातु के ऑक्साइड जल में मिलकर अम्लीय विलयन बनाता है, यह गलत है, क्योंकि धातु के ऑक्साइड जल में मिलकर अम्लीय विलयन नहीं बनाता है, ये क्षारीय विलय बनाता है। जैसा कि जानते हैं कि प्रायः ऑक्साइड को छोड़कर जो भी धातु है वह क्षारीय विलय बनाता है, वह जो है अम्लीय विलय नहीं बनाता है। क्षारीय वह होता है जिसका pH मान जो है 7 से अधिक हो। 7 से जो अधिक होगा वह क्षारीय होगा, और 7 से कम जिसका pH मान होगा वह क्या होगा, अम्लीय होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि धातु जो होता है वह क्षारीय होता है, क्योंकि उसका pH मान जो होता है वह 7 से अधिक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि धातु में चमक होना चाहिए, धातु में जो है मेलिडिटी यानी कि उसकी आधारता यानी अधिक से अधिक विस्तार होने की क्षमता होना चाहिए, विद्युत का और ऊष्मा का प्रायः सुचालक होना चाहिए। 73 प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त की जाती है। तो हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 148 से 151 तक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। 148 अनुच्छेद में दिया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो इनके लिए करते हैं, उस स्थिति के लिए करते हैं। साधारणतः ये भारत प्रशासनिक सेवा या भारतीय स्तर के किन्हीं अन्य सेवा से जो सदस्य होते हैं अथवा रिटायर्ड होते हैं उन्हें ही भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति को ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति हटा नहीं सकते हैं, हटाने के लिए उन्हें संसद में महाभियोग लाना होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देते हैं, जो वह सदन में रखते हैं, जिस पर लोक लेखा समिति विचार करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय धन के रखवाला होते हैं। यह संसद के द्वारा बनाई गई कानून के अनुरूप एक एक पैसा कार्यपालिका खर्च की या नहीं, इसकी अंतिम रूप से निगरानी करती है। 74 प्रश्न है, भारतीय संविधान में दल बदल कानून का प्रावधान है। तो 10वें अनुसूची में 10वें अनुसूची जो है 1985 ईस्वी में जोड़ा गया राजीव गांधी सरकार द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया, जिसके द्वारा भूमि सुधार से संबंधित बातों को रखा गया। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जो है वह
73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया, जिसके द्वारा 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज और 12वीं अनुसूची के द्वारा नगरपालिका से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की गई। 8वें अनुसूची का संबंध भाषा से संबंधित है। 10वें अनुसूची दल बदल कानून द्वारा राजनीतिक दलों में जो अस्थिरता उत्पन्न करने की नेता की दल बदल की जो प्रवृत्ति रही है उस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। 75 प्रश्न है, मरुधिम पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं? तो इस मरुधिम पौधे का अर्थ हो गया मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जल का नुकसान रोकने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जल की भारी अभाव होती है। इस कारण इस क्षेत्र में जो पेड़ पौधे होते हैं या जीव जंतु होते हैं वह कम से कम जल से अधिक समय तक अथवा अधिक से अधिक उसका उपयोग करने के लिए प्रयासरत अथवा उस तरह के पर्यावरण ढल चुका है। जैसा कि हम जानते हैं इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पशु ऊंट है, जो अपने पास में इतने मात्रा में जल रखते हैं कि वो 1 सप्ताह या उससे अधिक समय तक बिना पिए हुए भी उसके पास जो जल होता है उसका वो उपयोग करके रह सकता है। जैसा कि जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ बहुत गहरी होती है, माने उन जड़ बहुत गहरे भूमि में बहुत अंदर तक समाया हुआ रहता है और उनके पेड़ जो होते हैं वह सुंडाकार होता है। उनके पत्तियां जो भी होती है वह भी जो है नोकीलादार होती है या उनकी पत्तियां कम विकसित होती है। इसका मुख्य कारण है कि वाष्पीकरण के द्वारा अधिक से अधिक जल का अवक्षय नहीं हो, इसलिए उनकी पत्तियां जो है नोकीले अथवा कम विकसित होती है। और जड़ अंदर तक इसलिए होती है कि अधिक अंदर से अंदर जाकर जल को अवशोषण कर खनिज लवण आदि प्राप्त किया जाए। 76 है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? तो देखिए वन क्षेत्र का प्रतिशत बदलते रहता है। जो नवीन आंकड़ा है उस आंकड़ा के अनुसार 2019 के आंकड़ा के अनुसार हम देखेंगे, उससे पहले 2016 के आंकड़ा में 20.7% है जो आपका आंसर होगा। लेकिन नवीन आंकड़ा जो है वह 24.56% हो गया है। भारत में वन, भारत सरकार का वन नीति है 33% तक वन प्राप्त करना। जैसा कि आप जानते हैं कि वन पर्यावरण के दृष्टि से 33% कुल भूभाग का 33% वन होना अनिवार्य माना गया है। भारत सरकार भी इस ओर प्रयासरत है और भारत में कुल वनों के आच्छादित क्षेत्र जो है वह कुछ प्रतिशत बढ़ी है कुछ विगत वर्षों में और 24.56% हो गया है। क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन जो है हम देखेंगे मध्य प्रदेश में है। और प्रतिशत में यदि वन आपसे पूछ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत 85.86% वन जो है ये कहाँ है? मिजोरम। मिजोरम में वन का प्रतिशत सर्वाधिक है और सबसे कम वन का प्रतिशत बिहार में देखा जाए तो बिहार में सबसे अधिक वन का प्रतिशत जो है कैमूर क्षेत्र में है। हालांकि बिहार में वन की प्रतिशतता बहुत कम है। बिहार में मात्र 7.1% ही वन है, यानी भारत के अनुपात में बिहार में वन की प्रतिशतता बहुत ही कम है। 77 है, भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखरा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर है। भाखरा नांगल बांध से जैसा कि हम जानते हैं कि ये भारत की सबसे ऊंची कंक्रीट बांध तो भाखरा नांगल बांध। और भारत की सबसे ऊंची यदि बांध पूछ दिया जाए तो उसका आंसर क्या देंगे? टिहरी बांध जो कहाँ है? भागीरथी नदी पर। इसकी कितना है? 261 m है। कंक्रीट भारत की सबसे कंक्रीट बांध भाखरा नांगल बांध है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है, जो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट है, जिसको देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा
कि ये आधुनिक भारत का मंदिर है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को देखकर ही पंडित नेहरू ने इसे आधुनिक मंदिर का नाम दिया। भारत में पहला मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट जो है वह डीवीसी है, जो 1948 में बनाया गया। 78 है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो असम जो कि पूरब के सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, इसमें 7 राज्यों से असम घिरा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि असम की सीमा जो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी छूती है। असम के 7 सिस्टर्स में सबसे नेतृत्व सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अतिरिक्त 7 सिस्टर्स में हम देखेंगे कि मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश ये राज्य आते हैं। इसमें सिक्किम राज्य नहीं आता है। 7 सिस्टर्स में सिक्किम राज्य को शामिल नहीं किया गया है। 79 है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो लक्षद्वीप में हम देखेंगे कि 36 द्वीप है। लक्षद्वीप जो अरब सागर में है, जो भारत के सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल जो है 32 SKM है। मात्र 32 SKM जो है लक्षद्वीप का जो है क्षेत्रफल है। और लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। ये प्रवल भीति निर्मित द्वीप है, जिसका आकार घोड़े के नाल की तरह है, जिसे ज्योग्राफी में एटॉल कहा जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी कारावती है। 80 प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। तो भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन जो है वह उत्तर प्रदेश में होता है। और एक और प्रश्न आपसे यहाँ बनता है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं की उत्पादकता, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, ये 2 तरह से प्रश्न आपसे पूछी जाती है। तो गेहूं की सर्वाधिक उत्पादन, प्रोडक्शन यदि पूछा जाए तो आंसर देना है। जैसा कि आपका प्रश्न है, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछी जाती है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता है, यानी प्रति हेक्टर सर्वाधिक कहाँ होती है उत्पादन गेहूं की? तो उसका आंसर हम क्या देंगे? पंजाब। भारत में गेहूं की सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है? तो पंजाब। और प्रोडक्शन कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश गन्ना, आलू आदि के उत्पादन में भी भारत में प्रथम स्थान रखता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन का राज्य भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन प्रायः पाया जाता है 42%। हालांकि इससे कुछ अधिक मात्रा में मशरूम में भी प्रोटीन पाया जाता है, जो अधिकतम 48% तक हो सकता है। 81 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो पहले पश्चिम बंगाल में था, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व जो है जनसंख्या घनत्व बिहार में हो गया है। बिहार में जनसंख्या घनत्व क्या है? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर निर्धारित की जाती है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है 2011 के जनगणना के अनुसार। उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। यदि ऑल ओवर भारत में केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ दिया जाए और तब पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो हम उसका उत्तर देंगे दिल्ली में है, जहाँ 66,000 से अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं। सबसे कम घनत्व पूछा जाए कि भारत में कहाँ है, तो भारत में सबसे कम घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र रह रहे हैं भारत में। भारत में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहे हैं? 17 व्यक्ति तो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रह रहे हैं? तो
300 जो है 82 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में रह रहे हैं। 82 प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद संविधान प्रावधान की संघीय संसद राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियम कानून को प्राथमिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान की संघीय संसद राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता होती है? तो हम देखेंगे 245 अनुच्छेद इस बात को इंगित करती है। इसके अतिरिक्त और भी अनुच्छेद है जो इस बात को इंगित करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार की जो है शक्ति का विभाजन 3 सूची में किया गया है, संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर संसद कानून बनाती है, समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, और राष्ट्र सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन राष्ट्र सूची पर भी विशेष परिस्थिति या विशेष प्रावधान के अधीन केंद्र कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची पर बनाए गए कानून पर केंद्र और राज्य के बीच यदि किसी भी बातों पर मतभेद होती है तो केंद्र द्वारा यानी संसद द्वारा बनाई गई कानून को प्राथमिकता दी जाती है। 13 अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार को हनन करने वाले कोई भी कानून यदि संसद बनाती है तो वह उस सीमा तक शून्य होगी जिस सीमा तक भाग 3 की अवहेलना करती है। यानी संसद को सर्वोच्चता को एक 13 अनुच्छेद समाप्त कर देता है। 13 अनुच्छेद बताता है कि यदि संसद कोई कानून बनाती है और यदि वह मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह कानून अवैध होगी। 32 अनुच्छेद, जैसा कि आप जानते हैं कि 32 अनुच्छेद में 5 प्रकार की जो है रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार को बनाए रखने के लिए। 326 अनुच्छेद में सार्वभौमिक मताधिकार है। हम जो मतदान करते हैं, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का है तो वह वोट डालने के अधिकारी है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है कि वोट डालने से रोका जा सकता है। आप 18 साल से अधिक हैं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन यदि आपकी मतदाता सूची में नाम ना हो, कोई भी व्यक्ति, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी व्यक्ति, यदि उनकी मतदाता सूची में नाम नहीं होगा तो उन्हें वोट डालने से रोका जाएगा। तो 326 अनुच्छेद हमें वोट डालने का अधिकार देता है, ये हमें सार्वभौमिक मताधिकार को दिखाता है। 83 है, राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 63 अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख 63 अनुच्छेद में है। 64 अनुच्छेद में इनके कार्यों का है, और 65 में इस बात को इंगित किया गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो ये राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे और ये सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 89 अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा के सभापति का उल्लेख 89 अनुच्छेद में है, और सभापति जो होते हैं वह भारत के पदेन उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी जो भी भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वही सभापति होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य जो है सभापति करना है। हालांकि जब आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति पद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है तो उसका उत्तर देना है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करना ही उपराष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण काम है। लेकिन जब प्रायः राष्ट्रपति रहते हैं, इस स्थिति में साधारणतः इनका जो मुख्य कार्य है वह सभापति के रूप में कार्य करना। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सभापति तो नहीं होते हैं, राज्यसभा के वे सदस्य तो नहीं होते हैं, लेकिन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति भारत संविधान में एक ऐसे पद दिया गया है जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हुए भी राज्यसभा के सभापति होते हैं और निर्णायक वोटिंग यानी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। 84 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में हमारी संविधान सर्वोच्च है। हमारे संविधान सबसे ऊपर है। संविधान से ऊपर भारतीय संविधान में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी संस्था है, जो भी कानून है, जो भी शक्ति राष्ट्रपति, संसद या किन्हीं संस्था या संगठन को दी गई है वह सभी संविधान द्वारा दी गई है।
भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। तो और संविधान के संरक्षक व्याख्यादाता हमारा सुप्रीम कोर्ट है। 85 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्यपालिका है वह न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका 3 सिस्टम से भारतीय संविधान को बनाया गया है। तो हम देखेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है, तो विधायिका का काम क्या है, विधि बनाना, और विधायिका से ही जो बहुमत प्राप्त दल होते हैं वह कार्यपालिका होते हैं। तो विधायिका द्वारा ही कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। यदि कार्यपालिका बहुमत खोती है तो विधायिका उन्हें हटा देती है। यदि कार्यपालिका अपने कार्यों को बेहतर ढंग से निष्पादन नहीं करती है तो उन्हें निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ऐसे प्रस्ताव द्वारा उन पर दबाव बनाया जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो विधायिका जो है सदन का बहिष्कार भी करती है। तो विधायिका अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अंततः सरकार को गिरा भी सकती है। तो कहने का अर्थ है कि कार्यपालिका पर विधायिका नियंत्रण करती है और विधायिका के ही बहुमत दल प्राप्त वाले व्यक्ति कार्यपालिका होते हैं। सदन में बजट पारित करना, स्वीकृति कराना, किसी भी कानून को बनाने के लिए सदन में पारित कराना अनिवार्य है। स्पष्ट है कि कार्यपालिका कोई भी कार्य करना चाहता है जो वैधानिक रूप से कुछ नियम नीतिगत फैसला करना चाहती है तो उन्हें विधायिका द्वारा यानी संसद द्वारा पारित करवाना अनिवार्य होता है। न्यायपालिका यह देखती है कि संसद द्वारा बनाई गई कानून कार्यपालिका द्वारा जो लागू की गई है वह संविधान के अनुरूप है या नहीं। चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित कार्य करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा उच्च पदों पर नियुक्ति की जाती है। 86 प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। जैसा कि हम जानते हैं कि शून्यकाल जो साधारणतः भारत में जो शून्यकाल जो है संसद की देन है, जो संभवतः दुनिया में भारत यह पहला देश है जो शून्यकाल के द्वारा प्रश्नोत्तर जो है संसद में करते हैं। इस काल में हम देखते हैं कि किसी विषय पर जब प्रश्नोत्तर काल बीत जाती है प्रश्न पूछने की, उसके बाद शून्यकाल शुरू होती है और शून्यकाल में संसद सदस्य कोई भी महत्वपूर्ण विषय पर सदन की अध्यक्ष या सभापति के अनुमति से प्रश्न पूछते हैं, उसमें प्रश्नोत्तर होता है। स्थगन प्रस्ताव का अर्थ होता है किसी कार्य को करने से रोकना। चाहता है कि हम चाहते हैं कि पहले दूसरा कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है विरोधी दल द्वारा लाया जाता है उस पर बहस किया जाए, फिर दूसरे मुद्दे पर। इस स्थिति में सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रयास करती है। 87 है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेश को नाम से जाना जाता है। तो मौलिक अधिकार 42वें संविधान 1976 ईस्वी में हुआ, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं जो रूस से लिया गया। जैसा कि हम जानते हैं 1974 में जेपी आंदोलन के बाद भारत में अव्यवस्था की स्थिति बन रही थी और भारत में आपातकाल 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल जो है लागू कर दिया गया था। इस आंतरिक आपातकाल में जनता को कुछ मौलिक कर्तव्य की ओर संवैधानिक रूप से दायित्व देने की प्रयास की गई और इसके लिए 51 क जोड़ा गया। 51 क के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस से लिया गया। 86 अमेंडमेंट द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। 11वीं मौलिक कर्तव्य जो है कि अभिभावक जो है उन्हें अपने बच्चे को या कोई भी जो उनके पास बच्चे रहते हो वह 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा देने की
जो है निर्देश दिया गया है। हालांकि मौलिक कर्तव्य के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक एक हम पर नैतिक रूप से दबाव बनता है। 88 प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रमुख कौन होते हैं? तो हम देखेंगे राज्य सरकार के जो कार्यकारिणी सबसे प्रमुख होते हैं वह राज्यपाल होते हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि अनुच्छेद 153 अनुच्छेद 153 के अधीन राज्यपाल पद का उल्लेख है और 154 अनुच्छेद में लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। हालांकि 164 अनुच्छेद में लिखा है कि 163 में मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे और 164 के अधीन जो है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल को जो कुछ स्वविवेक शक्ति दी गई है 163 में, उसको अनुच्छेद 163 में उसको छोड़कर शेष कार्यों के लिए 164 के अधीन जो भारत में मुख्यमंत्री होते हैं और अन्य मंत्री नियुक्त होते हैं, हर भारत के हर राज्य के मुख्य जो होते हैं मुख्यमंत्री को कार्यकारिणी काम करने के लिए बनाया जाता है। उस काम के प्रशासन की देखरेख के लिए वे अपने मंत्रिपरिषद के सहयोग से कार्य करते हैं। तो दूसरे शब्द में कार्यपालिका के प्रधान तो राज्यपाल होते हैं, लेकिन शासन के प्रधान कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। जैसा कि लोकतांत्रिक देश है, तो इस लोकतांत्रिक देश में किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी राज्यपाल या राष्ट्रपति को नहीं ठहराया जाता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को ही ठहराया जाता है। तो जो आपका प्रश्न है राज्य का कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रमुख होते हैं, तो प्रमुख कार्यपालिका प्रमुख तो राज्यपाल होगा, लेकिन शासन का प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। 89 कानून विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देती है, तो एडवोकेट जनरल देती है। अनुच्छेद 165 में लिखा हुआ है जिसके द्वारा प्रत्येक राज्य में एक एडवोकेट जनरल होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति ऐसे योग्य व्यक्ति को की जाती है इन पदों पर जो हाई कोर्ट के जज बनने के योग्य हो। एडवोकेट जनरल यानी महाअधिवक्ता ऐसे व्यक्ति को बनाए जाते हैं जो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो और उन्हें वह सभी सुख सुविधा प्राप्त होती है जो एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश को मिलती है। और ये महाधिवक्ता तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक राज्यपाल की इच्छा हो, यानी राज्यपाल जब तक उनको उस पद के योग्य माने, उन पर विश्वास करे, तब तक वे इन पद पर रहेंगे। एडवोकेट जनरल राज्य के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। वह राज्य सरकार के सबसे मुख्य कानून सलाहकार होते हैं। वे राज्य सरकार को पक्ष रखने के लिए किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। 91 प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात के भौतिक राशि को कहते हैं, तो द्रव्यमान। द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को दर्शाता है। द्रव्यमान जो उसमें मास होता है, मास में एक गुण है कि वह कभी नहीं बदलता है। मास में एक बहुत बड़ा गुण है द्रव्यमान है कि वह कहीं भी हो, मास हमेशा एक ही अनुपात में रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि वेग में परिवर्तन 2 गुना कर दिया जाए तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि उस स्थिति में गतिज ऊर्जा 4 गुना परिवर्तित हो जाता है। यानी वेग यानी संवेग, वेग में परिवर्तन को हम संवेग कहते हैं। तो यदि इसको 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। और गतिज ऊर्जा अधिक होने से वस्तु की जो स्थिति होती है उसमें परिवर्तन होती है और उस परिवर्तन के अधीन जो एक स्थान से जब हम दूसरे स्थान ले जाते हैं तो उसमें भार में तो परिवर्तन हो सकती है, लेकिन द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होती है। बल गुणनफल होते हैं, तो बल गुणनफल बराबर द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण के जो मिलकर जो है बल गुणनफल बनता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बल और बल आघूर्ण, बल
आघूर्ण बराबर बल गुने बल भुजा। बल भुजा होता है और बल आघूर्ण से द्रव्यमान और त्वरण को दिखाता है। जब हम किसी वेग में परिवर्तन लाते हैं उस स्थिति में द्रव्यमान की जो स्थिति होती है उसको बल गुणनफल द्वारा दिखाया जाता है। 93 है, निम्नलिखित में कौन राशि सदिश राशि है? तो सदिश और अदिश भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। सदिश और अदिश राशि में हम देखेंगे कि भौतिक में जितनी भी राशि है तो इसमें जो आपका दिया गया है तो सदिश राशि वेग है। सदिश राशि कौन होते हैं? तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों, दिशा और परिमाण दोनों को दिखाता हो, ऐसे राशि को हम सदिश राशि कहते हैं। और जिस राशि में केवल दिशा दिखाता हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो आपका विस्थापन बल और आयतन जो है ये सभी जो है अदिश राशि है और वेग जो है यहाँ सदिश राशि है, क्योंकि वेग में जो परिणाम के साथ उसमें दिशा भी दिखाती है, जिस दिशा में जाती है उसको इंगित करती है। 94 है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर तात्पर्य है एक किलोमीटर का अर्थ है 1000 मीटर। 100 मीटर को हम जब 10 से गुना करेंगे तब 1000 मीटर होगा। और इसी प्रकार 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। इस क्रम में यह दूरी की माप है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय माप में 7 मौलिक माप है, जिसमें लंबाई का माप मीटर है। मीटर को नापते हैं। समुद्री साधारणतः ये हम स्थल दूरी को मानते हैं। समुद्री दूरी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है नॉटिकल। इसको हम कहते हैं समुद्री मील। दूरी नापने की मात्रा है ये नॉटिकल समुद्री मील है। और एक मील होता है जो 1600 समथिंग मीटर जो होता है बराबर 1600 समथिंग मीटर बराबर 1 मील होता है। नॉटिकल मील जो होता है 1800 मीटर से अधिक होता है, यानी समुद्री मील की लंबाई अधिक होती है। प्रश्न 95 है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A बराबर जो आपका दिया गया है V माइनस U बाई टी। जैसा कि हम जानते हैं A बराबर यहाँ त्वरण बताया गया है, V बराबर जो है अंतिम वेग, U बराबर प्रारंभिक वेग और T बराबर समय। तो हम त्वरण जो किसी भी एक्सीलरेशन जो कि वेग में परिवर्तन होती है उसको वेग में परिवर्तन को दिखाने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। जब हम इस सूत्र पर किसी का जो अंतिम वेग, मान लिया अंतिम वेग 20 हो, प्रारंभिक वेग 10 हो और समय लगा मान लिया 5 सेकेंड, इस तरह से यदि हम इसको अंतिम रूप से जो परिणाम आएगा वही त्वरण कहलाता है। तो त्वरण जानने के लिए A बराबर V माइनस U बाई टी, जहाँ A बराबर त्वरण है, V बराबर अंतिम वेग है, U बराबर प्रारंभिक वेग है और T जो है यह समय को दर्शाता है। 96 है, 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहा जाता है तो जो है तरंग दैर्ध्य, लेंथ वेव। तरंग दैर्ध्य जो होता है ये इस अनुपात में चलता है। तो ये नीचे जो हुआ इसी को हम कहते हैं गर्त और ये जो ऊपर है इसी को कहते हैं श्रृंग। तो 2 उत्तरोत्तर एक नीचे ऊपर जो हो रहा है इसी से तरंग दैर्ध्य बनता है। जैसा कि हम जानते हैं लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य 78 स्ट्रेंग होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। जैसा कि हम जानते हैं तरंग दैर्ध्य को
लेम्डा द्वारा दर्शाया जाता है, लेम्डा द्वारा इसको दर्शाया जाता है। आयम क्या होता है? आयम जब कोई मुख्य जो बिंदु है, जो लोलक है, उसके मुख्य बिंदु से अपने किसी भी ओर अधिकतम दूरी जो जाती है, मान लिया जाए कि ये लोलक है, इससे अधिकतम दूरी जहां भी आयम जाएगा, ये यहां से आकर यहां तक आता है और फिर इधर जो आयम आएगा यहां तक आ सकता है, तो यह जो दूरी हुआ, ये जो दूरी हुआ, यही दूरी जो है आयम कहलाता है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जिसके द्वारा तरंग की जो है पहुंच बनती है, किसी भी फ्रीक्वेंसी के द्वारा ही हम ध्वनि आदि जो है सुन पाते हैं, और उसकी दूरी को जितनी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी वह अधिक गति से, उतने ही तीव्र गति से पहुंचाने में सक्षम होता है। 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऋणात्मक आवेश होता है? तो आपके दिए गए हैं कि निम्नलिखित में ऋणात्मक आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश जो है बीटा कण का होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से जितने भी रेडियो एक्टिविटी तत्व है वह अल्फा, बीटा, गामा, ये तीन कण में, ये तीन तन में जो है, ये तीन कण में अंततः बढ़ता है और सबसे अंत में शीशा में बदल जाता है। प्राकृतिक में जो रेडियो एक्टिविटी तत्व है वह अल्फा, बीटा, गामा में बदलता है और अंत में वह शीशा में अस्थायी रूप से बदल जाता है। तो ये अल्फा, बीटा, गामा जो है अस्थायी तत्व है। अल्फा जो है घनात्मक तत्व है, बीटा ऋणात्मक तत्व है और गामा जो है वो उदासीन तत्व है, यानी अनावेशित तत्व है, इसमें कोई आवेश नहीं है। अल्फा में धनात्मक तत्व है, बीटा में ऋणात्मक तत्व है और गामा जो है उदासीन तत्व है। गामा का वेधन क्षमता, गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। सबसे आयन जो है अल्फा में होता है और एक्सरे किरण जो है, ये एक्सरे किरण से इसकी वेधन क्षमता और अधिक होती है। रोटनट्रिजन ने इसकी खोज की। एक्सरे के द्वारा हम चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण समस्याओं का हल किया है। हड्डी आदि टूटने पर हम एक्सरे द्वारा जांच कर पता करते हैं। 98 क्वेश्चन है कि किस तत्व के परमाणु में किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान संख्या जिसको हम A द्वारा सूचित करते हैं, तो A बराबर जो है यहाँ दिया गया है, प्रोटॉन की संख्या क्या है? P प्लस N। तो A बराबर कितना है? 2 प्लस न्यूट्रॉन भी 2 है, तो A बराबर 4 आंसर होगा, क्योंकि द्रव्यमान को हम A द्वारा इंगित करते हैं और द्रव्यमान की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या पर प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन की संख्या 2 है, न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, तो A बराबर 4, B आपका आंसर होगा। 99 क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक समरूप धातु तत्व के लिए होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक समारूप क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक समारूप होता है समान रूप। इलेक्ट्रॉनिक एक ही समूह के इलेक्ट्रॉनिक को हम इलेक्ट्रॉनिक समूह कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन के जो कक्षा है, उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होती है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 288 आपका आंसर होगा। यह कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि 287 क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 287
7। फिर आपके आगे दिया हुआ है नियोन। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2S। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक समरूप संख्या यही होगा 2S2। 100वां प्रश्न है, तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड में सामान्य गुणधर्म जो होता है, आपके दिए गए प्रश्न का सभी आंसर होगा, क्योंकि तीसरे और चौथे समूह में अक्रिय गैस आदि पाए जाते हैं, और अक्रिय गैस को बेसिक यानी कि क्षार, अम्लीय, और नीचे भी बेसिक या एसिडिटी है, यानी क्षार और अम्लीय संबंधित है। एसिडिटिक का अर्थ होता है उभयधर्मी, यानी अम्लीय और क्षार, जिसमें दोनों के गुण का समावेश हो। तो दिए गए तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड समूह की जो है उपयुक्त में समी होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अक्रिय गैस इस समूह में अक्रिय गैस है, जिसे नोबेल गैस, जिसे हम नोबेल गैस कहते हैं, जिसे हम दुर्लभ गैस भी कहते हैं। इस समूह की खोज जो है मेंडलीफ को इस समूह की खोज का ज्ञान नहीं था। मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी का निर्माण किया, उस समय मात्र 63 तत्व को ही ज्ञान था, लेकिन इस 63 तत्व में उन्हें अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी, इसलिए ज्ञान नहीं था। लेकिन उन्होंने यह माना था कि अन्य बहुत सारे तत्व हैं जो अभी और हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी 118 तत्व की खोज हो चुकी है। 118 तत्व की खोज अभी तक हो चुकी है। हम जानते हैं कि 118 तत्व के अतिरिक्त भी कुछ तत्व होंगे जो अभी तक मानव के लिए अज्ञात है। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो 5वें वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आप लोग कमेंट करें, शेयर करें और नियमित रूप से वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।